गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग ओएसपीएफ में कुछ बचे हुए टॉपिक्स फिनिश करके और उसकी लैब करेंगे। तो कल हमने जो डिस्कस किए थे पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आपने जाके बुक में या कहीं भी पढ़े हों, तो कोई अगर क्वेश्चन आया हो आपके सामने जहां आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। OSPF is a link state routing protocol. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब अनलिमिटेड हॉप्स को क्रॉस कर सकता है एक पैकेट। देयर इज नो हॉप लिमिट। ट्रिगर्ड अपडेट्स, इंक्रीमेंटल अपडेट्स, क्लासलेस, ओपन स्टैंडर्ड, ADs 110 अपडेट्स को दो एड्रेस पे मल्टीकास्ट कर सकता है 224.0.0.5 एंड 6। ठीक है, 5 पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स पे और डीआर अदर से डीआर की तरफ जो अपडेट जाता है उसके लिए, और 6 जो है वो डीआर से डीआर अदर्स की अपडेट के लिए। सपोर्ट मैनुअल समराइजेशन, रूट समराइजेशन है, यहाँ मैनुअली हम लोग कर सकते हैं। इट मेंटेन्स 3 टेबल्स, नेबर, टोपोलॉजी एंड राउटिंग टेबल, EIGRP। EIGRP के जैसे यहाँ टोपोलॉजी टेबल नहीं होती, यहाँ टोपोलॉजी डेटाबेस होता है। And topology database means what is the difference between topology table and topology database? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू। बताओ, what is the difference between topology table in EIGRP and topology database of OSPF? देखो, EIGRP में मैंने कहा था जब कभी कोई नेटवर्क अनरीचेबल हो जाता है तो उसके लिए अगर कोई दूसरा पाथ अवेलेबल है तो वो टोपोलॉजी टेबल से उठा के EIGRP राउटिंग टेबल में डाल देता है। टोपोलॉजी डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। यानी OSPF में अगर कोई नेटवर्क के लिए रीचेबिलिटी चली गई तो इन दैट केस the SPF will run its algorithm again. SPF एल्गोरिथम दोबारा चलेगा, जो उसके टोपोलॉजी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को फिर से एनालाइज करेगा और उसके बाद में वो आपको लाके और एक रूट निकाल के देगा। मतलब again the SPF algorithm will run every time। SPF एल्गोरिथम चलेगी जब कभी किसी नेटवर्क के लिए रीचेबिलिटी चली जाएगी, तो इसलिए OSPF स्लो है, EIGRP फास्ट, मैंने बताया था। ये डिफरेंस है टोपोलॉजी टेबल में और डेटाबेस में। टोपोलॉजी टेबल जो है that immediately will put a second available option in routing table, and topology database it isn't. It will actually run the SPF algorithm again. Run SPF algorithm to build routing table from topology database. Large network can be divided into multiple areas. Area 0 is a must, and all other areas should directly connect to area 0. That is the hierarchical OSPF network design. Router updates are called LSS. Packet types: hello, DPD, LSU, LSX, LSR. Neighbor states, all 7, 8 neighbor states we discussed. Network types, point-to-point and broadcast. And the last point was DR-BDR election on broadcast network to avoid unwanted update flow. So DR-BDR election, who will become DR? The router with the highest router ID will become DR, and the router with second highest router ID will become BDR. Okay, and if in case DR fails, then BDR will resume the role of DR, and the third router with the highest router ID will become BDR. Okay. Support authentication, clear text and MD5 authentication EIGRP में भी होता है, OSPF में भी होता है।
जब OSPF या EIGRP अपना हेलो भेजते हैं तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स भेजते हैं। सो इन ऑर्डर टू बी नेबर क्या चीजें चाहिए? एक नेबर बनने के लिए दो डिवाइसेस के बीच में क्या चीज सेम होनी चाहिए? एरिया आईडी, कि सर मैट्रिक्स कैलकुलेशन करते हैं वो सेम होनी चाहिए कि कैसे सर? EIGRP में होती है भाई साहब, OSPF में नहीं होती। सर वो सेल्फ OSPF पढ़ा है। का मतलब कॉस्ट, ओके। ठीक है। कॉस्ट की हम बात करेंगे अगले पॉइंट में। तो कॉस्ट जो है वो EIGRP में तो मैट्रिक पैरामीटर जो मैट्रिक वैल्यूज है वो सेम होने चाहिए के वैल्यूज, लेकिन OSPF में ऐसा कुछ नहीं है। OSPF में अगर डिफरेंट होंगे तो भी चल जाएगा, डिफरेंट क्या होंगे कैसे होंगे वो भी आगे बताते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। क्या कह रहे हो? TTL वैल्यू 255 होती है। हाँ। उस हिसाब से देखोगे TTL वैल्यू के हिसाब से तो चलेगा, लेकिन IP वर्जन 6 में ये कायदे कानून नहीं चलते ना। ये वर्जन 4 के लिए ही है। अब जो वर्जन 6 यूज हो रहा है, वर्जन 6 आज से थोड़ी यूज हो रहा है, वर्जन 6 को यूज होते ही 15-20 साल हो गए। तो वर्जन 6 जो है उसमें ये TTL वगैरह कुछ नहीं इधर काम आएगा। हाँ जी। सो एरिया आईडी ऑथेंटिकेशन पैरामीटर सेम होने चाहिए, और आपके हेलो और डेड टाइमर जो होते हैं ना, हेलो और डेड इंटरवल, वो भी सेम होना चाहिए OSPF के दोनों डिवाइसेस के बीच में जिनमें नेबरशिप बन रही है ना। तो ये हुआ ऑथेंटिकेशन। देन LSA टाइप्स। LSA टाइप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछ लिए जाने वाला बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, ठीक है। सो let me open another page. Okay. So let's say I have few routers. अब इसको समझ जाना है कि बाद में सब लोग ध्यान से। Okay. So let's say I have 3 areas in OSPF. This is area 0. Sorry, area 1 बोल देते हैं इसको। एक एरिया जो है वो ये है, और एक एरिया जो है वो ये। Okay. Area 0, area 1, area 2. ओके, ये मेरा एक नेटवर्क का डिजाइन है OSPF। अभी हम लोग बोलते हैं LSAs, तो मतलब एक राउटर दूसरे राउटर को कुछ अपडेट्स भेजता है, तो वो अपडेट्स
क्या बोलते हैं, एक सिंगल नेटवर्क का इंफॉर्मेशन उस अपडेट में जो जाता है उसको बोलते हैं एलएसए। ठीक है, एक सिंगल नेटवर्क का अपडेट जो है उसको बोलेंगे एलएसए, और वो सारे जो अपडेट है वो एलएसयू में जाते हैं। ठीक है, कल हमने ये डिस्कस किया था। एलएसयू में एलएसए को रैप करके और पैक करके भेज देता है। नाउ ये एलएसए कई तरह की होती है। एलएसए टाइप्स, एलएसए टाइप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, ये हम लोग पढ़ेंगे। और भी है, जैसे 6 में बीच में छोड़ दिया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एलएसए टाइप्स तक होती है। ठीक है जी। काम कितनी आती है हमारे, काम आती है ये 1, 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है, एलएसए टाइप 1 जो है वो कौन सी, राउटर एलएसए। और एक्सप्लेन करो इसको थोड़ा, जिसको मालूम। और कौन जनरेट करेगा, एलएसए तो सारी राउटर ही जनरेट कर। ऐसा नहीं, एपीआई भी जनरेट कर सकता है राउटर। वो लिख दिया, स्टेज इन सेम एरिया, एक ही एरिया में रहती है ये एलएसए, राउटर एलएसए इसका नाम है। ये एलएसए कौन भेजता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास में R1, R2, R3, R5, R6, R7 एंड R। राउटर 1 जो है उसके और राउटर 3 के बीच में है फास्ट इंटरनेट इंटरफेस। राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में है सीरियल इंटरफेस। ठीक है जी। अभी ये वाले एरिया 1 में R1, R3 को कोई अपडेट भेजेगा या R2, R3 को कोई अपडेट भेजेगा, तो वो कौन सी होगी, वो एलएसए टाइप कौन सी भेजता है, वो एलएसए टाइप भेजेगा दो तरह की, 1 और 2। ठीक है, 1 कहाँ काम आएगी, 1 कौन भेजेगा, R1 या R2? सर दोनों भेजेंगे। दोनों भेजेंगे, यस सर। और R2 भी, क्योंकि सर दोनों। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, यस सर। एक मिनट। तो वॉइस ब्रेक होने तो नहीं चाहिए थी, पर अब क्या कर सकते, हो रही है सब, नेटवर्क तो ठीक ठाक ही है। ओके, एलएसए टाइप 2 क्या नाम है, नेटवर्क एलएसए।
again stays in the same area. देखो ये राउटर एलएसए और नेटवर्क एलएसए दोनों के दोनों एक ही एरिया में ही रहते हैं। ये किसी एक एरिया को क्रॉस करके एलएसए दूसरे एरिया में नहीं जाते। ओके, नाउ इन दिस एलएसए टाइप 1 एंड एलएसए टाइप 2 देयर इज अ बिग डिफरेंस। एलएसए टाइप 1 कौन भेजता है? जो आपके फास्ट इंटरनेट लिंक है ना, ये जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप होता है ना, उसमें एलएसए टाइप 1 भेजा जाता है, और जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप होता है उसमें एलएसए टाइप 2 भेजा जाता है, जो कि सीरियल इंटरफेस पे होता है। तो R1 भेजेगा एलएसए टाइप 1 R3 को, और R2 भेजेगा एलएसए टाइप 2 R3 को। ठीक है जी, ये साफ साफ लिखा है बुक में, पढ़ लेना। उसके बाद एलएसए टाइप 3 समरी एलएसए। समरी एलएसए कौन भेजता है? एबीआर। एबीआर कौन है? हमारे इस नेटवर्क में ये राउटर को एबीआर बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी, एबीआर बोले तो एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, वो राउटर जो दो एरियाज के या दो से ज्यादा एरियाज के बॉर्डर पे हो, वो राउटर जिसका एक इंटरफेस किसी और एरिया में हो, दूसरा किसी और में, वो राउटर जिसके इंटरफेसेस एक से ज्यादा एरिया को बिलोंग करते हैं, उसको एबीआर बोलते हैं। ओके, सो ये एबीआर है, ये भी एबीआर है। तो ये एबीआर सेंड करता है समरी एलएसए, और ये जो समरी एलएसए है इसमें क्या भेजेगा? इंटर एरिया रूट्स। इंटर एरिया रूट्स यानी कि एरिया 1 के रूट्स को एरिया 0 में भेजना, फिर एरिया 2 के रूट्स को एरिया 0 में भेजना। एरिया 0 वाला जो राउटर है, मतलब नेटवर्क एरिया 0 में आ गए सारे एरिया 2 के रूट्स, एरिया 0 के रूट्स उनको एरिया 1 में डालना। ऐसा एक एरिया के नेटवर्क्स को दूसरे एरिया तक भेजने के लिए एलएसए टाइप 3 चाहिए, जिसको हम लोग समरी एलएसए बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। नहीं है? क्या सीरियल है तो ही आएगी, फास्ट इंटरनेट है तो ही एलएसए टाइप बनाएगी, नहीं तो नहीं आती। चेक करना, मेरे को दिखाना। देन LSA type 4. LSA type 4 is called ASBR LSA, which means ASBR कौन है? अगर मान लीजिए मेरा नेटवर्क है, ये मेरे नेटवर्क में मैंने क्या किया, मैंने एक और कंपनी को टेक ओवर किया। वो कंपनी का भी अपना खुद का नेटवर्क है साथ। जिस कंपनी को मैंने टेक ओवर किया उसका भी नेटवर्क है, और उसके नेटवर्क को और मेरे नेटवर्क को अभी कनेक्ट करेंगे ना, करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा कनेक्टिविटी कर, ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक बोलचाल की भाषा में अलग ऑटोनॉमस सिस्टम है। ठीक है, इधर कुछ अलग प्रोटोकॉल चल रहे होंगे, व्हाट एवर। ओके, इधर जैसे इसमें EIGRP चल रहा है वैसा। ठीक है जी, तो EIGRP चल रहा है। तो मेरे इस राउटर से अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरे को मेरे राउटर पे भी EIGRP चलाना पड़ेगा। ये दोनों EIGRP नेबर बनने पड़ेंगे। तो R8 के पास में EIGRP के जितने भी नेटवर्क्स थे वो हैं, वो सब आ गए। इसके पास OSPF के भी सारे नेटवर्क आ गए। तो R8 के पास EIGRP की राउटिंग टेबल भी बन रखी है, इसमें EIGRP के नेटवर्क्स है, और OSPF की राउटिंग टेबल में OSPF भी है, नेटवर्क सारे। लेकिन ये नेटवर्क्स R8 से R6 पे, R7 पे, R5 पे, R4 पे वो कैसे जाएंगे? ये जो EIGRP के सारे नेटवर्क से ये R8 तक तो पहुंच गए, इधर तक EIGRP है, लेकिन आगे EIGRP नहीं है। R6, R7, R5 इधर तो OSPF चल रहा है। तो EIGRP से जो मिले नेटवर्क्स इसको R8 को, तो वो अब ये OSPF वाले राउटर्स के पास में कैसे भेजेगा? तो ये जो राउटर है इस पे हम लोग करते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन।
इसको हम बोलते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे भैया, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP के सारे नेटवर्क्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए OSPF की नेटवर्क में, यानी कि इसको जितने भी नेटवर्क मिल रहे हैं EIGRP से उनको डाल दिया OSPF में। तो OSPF के लिए ये नेटवर्क्स जो कि बाहरी हैं, जो कि आउटसाइड नेटवर्क्स हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क्स। एक्सटर्नल नेटवर्क्स बोलते हैं इनको, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन CCNA में नहीं पढ़ते हम, CCNP में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल नेटवर्क्स बाहरी नेटवर्क जो हमारे डोमेन के नहीं है, जो हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के नहीं है, जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल के नहीं है, वो नेटवर्क्स आपके OSPF डोमेन में डाल दिए रीडिस्ट्रीब्यूट करके। तो R8 जो है इस राउटर को बोला गया ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री बाउंड्री राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, यानी ये अपने ऑटोनोमस सिस्टम की बाउंड्री पे है, यानी ये वो राउटर है जिससे दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम कनेक्ट हो रहा है। ये वो राउटर है जिसपे दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम्स के जो नेटवर्क्स है वो हमारे ऑटोनोमस सिस्टम में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ASBR। तो ASBR की पोजीशन क्या है हमारे नेटवर्क में? हर राउटर को मालूम होना चाहिए ना कि बाहर के नेटवर्क्स तक पहुंचना है तो गेटवे कौन है हमारा? ASBR। इसको यही है ना बंदा। हालांकि ये रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में सब राउटर्स को भेज देगा, तो राउटिंग के हिसाब से ही होगी। R2 R1 को अगर बाहर के नेटवर्क पे जाना है तो वो R3 को भेजेगा, R3 R4 को 5 को। लेकिन हमारे नेटवर्क में ASBR है कौन? उसकी ASBR की लोकेशन कौन से एरिया में, उसका राउटर ID क्या है ना, वो सब इंफॉर्मेशन ASBR LSA टाइप 4 में आपके ये ABR जनरेट करेगा, ठीक है जी। सो ASBR LSA, then comes external LSA type 5। so हाँ, क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं, क्या सवाल है भाई? इधर EIGR पे चल रहा है बाहर, हाँ, अंदर EIGRP में तो ASBR होता ही नहीं है, तो OSPF में होता है पहली चीज। EIGRP में भी आप जिस राउटर पे आपका ऑटोनोमस सिस्टम EIGRP का 10 ही इधर है, 10 ही इधर है, तो कोई समस्या ही नहीं है, लगाओ नेबर बने और वैसे ही काम हो जाएगा। अगर दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम यूज कर रहे हो EIGRP में, इधर 10 इधर 11, तो फिर आपको EIGRP 10 को 11 में, EIGRP 11 के रूट्स को 10 में रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऐसा करना। सो एक्सटर्नल LSA टाइप 5 ये आपके एक्सटर्नल रूट्स की LSA है। एक्सटर्नल रूट्स कौन से बताया मैंने? जो आउटसाइड वाले नेटवर्क है, जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम्स वाले नेटवर्क है, वो R8 पे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उन नेटवर्क्स को एक्सटर्नल LSA के थ्रू भेजा जाता है। टाइप 5 LSA बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ASBR पे जो भी नेटवर्क्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे उनको एक्सटर्नल LSA के थ्रू दूसरे एरियाज में भेज दिया जाता है। और लास्ट में है टाइप 7 LSA, ठीक है जी। ये टाइप 7 LSA को NSSA LSA भी बोल देते हैं। ऐसा, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताएंगे। So these are the 6 LSAs that we generally use, that generally been asked in interviews, that generally been used in an enterprise or service provider network। एंटरप्राइज में मान लो, सर्विस प्रोवाइडर में तो LSA टाइप दूसरे भी यूज कर लेते कई बार। Then OSPF की जो मेट्रिक है
that is called cost. और इसका फार्मूला क्या है? The formula is 10 to the power 8 upon bandwidth in bits per second. मतलब जो OSPF में एक राउटर से किसी भी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ निकालना है तो उसके मैट्रिक को नाम दिया गया है कॉस्ट। और फॉर्मूला क्या है मैट्रिक निकालने का? सिंपल सा फॉर्मूला है 10 to the power 8 upon bandwidth। बैंडविड्थ होनी चाहिए बिट्स पर सेकंड। तो अगर मान लो मेरे दो राउटर है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इफ आई हैव टू राउटर्स, देयर इज अ नेटवर्क कनेक्टेड, आगे एक नेटवर्क कनेक्टेड है ये राउटर से, और इन दोनों राउटर्स के बीच में मेरे पास में जो लिंक है वो 100 MB का लिंक है। तो बताइए कि इसमें R1 से R2 के बीच का कॉस्ट कितना होगा? बताइए, फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है, आपको बैंडविड्थ दे ही दी है, बैंडविड्थ को यहाँ डालो और कैलकुलेट कर दो। जल्दी बताओ भाई। मेरे पास में अगर 1 गिग का लिंक है, मान लीजिए सपोज 1 गिग का लिंक है, तो 1 गिग का लिंक है और फॉर्मूला अगर ये है तो आंसर वो 0.1 आता है, बट कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड एज 1। तो बोले एक काम करो 10 to the power 9 कर दो ना फॉर्मूले को। अगर आप 10 to the power 9 कर दोगे अपॉन बैंडविड्थ 1 गिग है तो उसको 1 into गिग को MB KB बिट्स कितना हुआ 9, और ये भी 9, तो आंसर क्या आ गया 1। वेरी गुड, तो 1 आ गया आंसर। तो 1 गिग का लिंक अगर है तो 10 to the power 9 कर दो, फॉर्मूले में ही बैंडविड्थ को, बैंडविड्थ मतलब कॉस्ट के फॉर्मूले में चेंज कर दो, क्योंकि 10 to the power 9 करेंगे तो 1 गिग का लिंक जो है उसका बैंडविड्थ कितना, उसका कॉस्ट कितना है 1, और 100 MB का लिंक होगा तो कितना आएगा 10। एक जीरो बढ़ गया ना अभी। 10 MB का लिंक होगा तो उसका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो फिर बोला अभी भी 10 गिग का लिंक होगा तो, अभी भी 10 गिग का लिंक होगा तो भी 1 आएगा। 10 गिग का भी लिंक होगा तो भी 1 आएगा ना। तो बोला ये तो फिर 1 गिग और 10 गिग फिर इक्वल हो गए, तो बोले इसको 10 to the power 10 कर दो, तो फिर ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। तो बोला अगर फिर मान लो 100 गिग का लिंक हुआ तो फिर से 1 हो गया, तो बोले अच्छा ठीक है इसको 10 to the power 11 कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 1000। अच्छा, तो ये मतलब हम खुद कर सकते हैं क्या राउटर पे? बोले हाँ, इट्स वेरी इजी। इसको बोला जाता है रेफरेंस बैंडविड्थ। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले की रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज कर दो। रेफरेंस बैंडविड्थ, ये जो 10 to the power 11 लिया है या 10 to the power 8 लिया है, ये रेफरेंस है बैंडविड्थ। ठीक है, इसको चेंज करना है। तो आपके नेटवर्क में किस हिसाब से लिंक लगे हुए हैं और फ्यूचर में आपके नेटवर्क में किस हिसाब के लिंक लगेंगे, किस बैंडविड्थ के लिंक लगेंगे, उसके हिसाब से आप ये फॉर्मूला अपने नेटवर्क में सभी राउटर्स पे लगा के सेम रखो, ताकि कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आए। Right, so this is the story behind cost and reference bandwidth formula and their history and their present. Okay, so any doubt in this? Cost
इज वेरी सिंपल, DIGRP के जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका मैट्रिक कि बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमपीयू ये सब चीजों को नहीं कंसीडर करता, सिर्फ बैंडविड्थ को कंसीडर करता है, ओनली बैंडविड्थ। सो गाइस, इज दिस क्लियर, यस और नो? गुड। देन समराइजेशन, कल हमने बात कर ही ली थी, मैनुअल समराइजेशन को ये सपोर्ट करता है। एंड इसके हेलो टाइम कितना है, 10 सेकेंड, और डेड टाइमर 40 सेकेंड। तो 4 टाइम्स ऑफ हेलो, डेड इंटरवल या डेड टाइमर, इसको होल्ड टाइम नहीं बोलते यहाँ, इसको डेड टाइमर या डेड इंटरवल बोलते हैं OSPF में, होल्ड टाइम को। एंड इट इज 4 टाइम्स ऑफ योर हेलो। तो अगर हेलो 10 सेकेंड है तो वो 40 सेकेंड रखते हैं। आप ये टाइमर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो कि भाई ये हेलो किस लिए होता है, भाई जितना फास्ट हेलो रखोगे उससे फायदा क्या होगा। जैसे मैंने कहा 10 सेकेंड, जो हम 1 सेकेंड रखते हैं, फायदा क्या होगा उससे? What will be the advantage of keeping fast hellos? हाँ, नेबरशिप बनी रही है, फिर हर 1 सेकंड बाद में हेलो भेजे जा रहे हो। गाइस, वेबएक्स पे हेलो इंटरवल 10 सेकंड की बजाय 1 कर दूं तो उससे फायदा है या नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि वो फिर बार बार है जो मैसेज भेजेगा तो उसकी बैंडविड्थ कहीं तो यूज करेगा ही सर, और फिर हाँ, राउटर्स भी बिजी रहेंगे वो हेलो भेजने में, वापस से सिंक्रोनाइज करने में, इस वजह से। अच्छा अच्छा। दिलीप, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? इससे नुकसान ही होगा अच्छा, सर। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सर हर टाइम 1 सेकंड में हेलो मैसेज सेंड करेगा सर। ओके। शिवा, व्हाट डू यू थिंक, मेकिंग 10 second hello to 1 second will be an advantage or a disadvantage? Sorry, sir, because I can't understand. Because last class I didn't attend. No, I'm just talking about hellos. Okay, it's okay if even you didn't attend the last class. Two devices, when they become neighbor, they actually send periodic hellos to each other. In OSPF, the periodic hello timer is 10 seconds by default. And the dead interval is 40 seconds, which means if a neighborship has formed and the neighbor is supposed to send a hello in every 10 seconds, if the hello is not coming from my neighbor and 4 hello timers expires, means 40 seconds is over, but still I am waiting for a hello, then the neighbor will be considered dead. Okay, so I am asking a question that sending hello in 10 seconds is a better idea or sending an hello in 1 second is a better idea? 10 Which one is seconds. good? 10 seconds. Why? Because the hello timer is 10 seconds, right? That's why. Anyone else would like to try? सर एक बेनिफिट तो हो सकता है कि जब भी अपना वो नेटवर्क डाउन होगा तो 4 सेकंड में वो दोबारा से किसी और रूट को जाकर फिर उससे नेबर बना देगा, बस ये एक बेनिफिट हो सकता है, ये तो पर टाइमर ये कम रखने। benefit तो वैसे भी इतना काम का नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग जिसके लिए नेबरशिप के बाद में हेलो भेजा जाता है कि नेबर का क्या स्टेटस है वो मुझे पता रहे। अगर नेबर डेड हो गया तो मुझे पता लग जाए, 4 हेलो टाइमर एक्सपायर होने पे मुझे पता लग जाए कि नेबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, राइट, इट्स नॉट सेंडिंग हेलोस, सो इट इज दैट। ये फेलियर डिटेक्शन कितने सेकंड्स में होगा? 40 सेकंड्स। फेलियर डिटेक्शन अगर फास्ट करना है आपको, इफ यू वांट टू डिटेक्ट फेलियर्स फास्ट and move to an alternate route,
then you have to make the hellos fast. 1 second hello रखोगे तो within 4 seconds your router will be able to know that there is a failure and I have to move to alternate route. So this is the only thing ना जिसके लिए ये आया है. So 10 and 40 seconds के बजाय अगर आप 1 second and 4 second रखते हो, then this is a good thing, right? Your network will be fast conversing network, fast failure detection network. Disturbance क्या छोटा सा पैकेट होता है, hello पैकेट. It's not a big packet, it's not a big stream of traffic, it's just a single packet. 1 सेकंड के अंदर कितना पैकेट्स ये राउटर्स और स्विचेस आज जो आते हैं, ये कितना कैपेसिटी है इनकी मालूम है? 1 सेकंड के अंदर ये मिलियंस ऑफ पैकेट्स और फ्रेम्स को प्रोसेस करते हैं. मिलियंस मतलब लाखों लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1000. एक पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा सा भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको. दे आर वेरी मच कैपेबल गाइस. डोंट थिंक दैट एक हेलो से वो डिस्टर्ब हो जा रहा है. इट्स नथिंग. सो it is a good thing. Fast failure detections हो रहे हैं तो it is a good thing. All right. So now the last thing is area types. जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले OSPF के लिए, that is area types. So OSPF में areas तो आपको समझ में आ गया किस लिए है कि आपके नेटवर्क में अगर स्टेबिलिटी रखना है, अगर आपके नेटवर्क में यू वांट टू लिमिट द कन्वर्जेंस और द इम्पैक्ट ऑफ एनी फेलियर और एनी अपडेट, देन यू कैन क्रिएट एरियाज. देखो एरियाज जो है, अभी हमारा ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क में वी हैव 3 एरियाज, एरिया 1, एरिया 0, एरिया 2. What all types of LSAs will be seen in area type 1? R2 और R1 के पास में कौन कौन से, एरिया 1 में कौन कौन से LSAs इस समय दिखेंगे? LSA 1 चलेगा, इधर फास्ट इंटरनेट लिंक है. LSA टाइप 2 दिखेगा. LSA टाइप 3 भी आएगा क्योंकि दूसरा एरिया भी है और उधर भी नेटवर्क है. LSA टाइप 4 भी आएगा क्योंकि ASBR भी है. LSA टाइप 5 भी आएगा क्योंकि एक्सटर्नल नेटवर्क्स भी है. और LSA टाइप, that's it. 7 एक और LSA है जो हमने पढ़नी है, बताते हैं अभी उसके बारे में. तो ये 5 LSA रहेगी. ये वाले राउटर में, ये वाले एरिया में भी सेम, ये में भी. आपको क्या पता ये सीरियल है या फास्ट इंटरनेट? हो सकती है जो बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकती है. मतलब अगर इधर सीरियल है एक पे फास्ट इंटरनेट है, मिक्स्ड है, तो टाइप 1 और 2 दोनों रहेंगे. नाउ अभी ये एरियाज जो है, एरिया 0, इसको बोलते हैं हम लोग बैकबोन एरिया. दिस इज कॉल्ड बैकबोन एरिया. और ये जो एरियाज है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एरिया. इट्स अ नॉर्मल एरिया. अब मैंने कहा कि अगर इधर कोई नेटवर्क है, R1 के पास में इधर एक नेटवर्क कनेक्टेड है, लेट्स से, okay, and this network is which network? Let's say 100 network. ये R1 के साथ कनेक्टेड नेटवर्क है और ये नेटवर्क हो गया डाउन. ये नेटवर्क डाउन हो गया तो R1 अपडेट किसको भेजेगा? R3. MBR जरूरी नहीं है, जो भी नेबर है उसको भेजेगा. तो ये LSA टाइप 1, R1 ने भेजी R3 को, R3 ने ये अपडेट R2 को भेजी, LSA टाइप 2. R3 ने ये अपडेट R4 को भेजी, LSA टाइप 3. R3 ने R5 को भेजी, टाइप 3. R5 ने R6 को भेजी, टाइप 3.
R6 ने R7 R8 को भेजी टाइप 3। ठीक है जी। तो हमने कहा कि एरिया में हमने क्यों इसको डिवाइड किया था, एरियाज में क्यों बांटा था, ताकि एक एरिया में कुछ अगर घटना घट रही है, इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग इन वन एरिया द अदर एरिया शुड नॉट गेट इंपैक्टेड। दूसरे एरियाज पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, इधर तो आ रहा है, तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। एवरी राउटर इज गेटिंग दैट अपडेट, एवरी राउटर इज कन्वर्जिंग, सो व्हाट्स द यूज ऑफ इट दैट। तो ये बोला कि हाँ नॉर्मल एरिया और रखो, नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया में तो नॉर्मली चलेगा काम। अगर आपको कुछ स्पेशल करना है तो यू नीड स्पेशल एरियाज, एंड व्हाट दोज एरियाज आर, पहला है स्टब एरिया। स्टब एरिया यानी कि आपने एरिया 1 को स्टब एरिया बना दिया, लेट्स से नाउ इट्स नॉट अ नॉर्मल एरिया, इट्स अ स्टब एरिया। इट्स अ स्टब एरिया, मतलब कि ये एरिया से आगे कोई और नेटवर्क नहीं है। स्टब का मतलब वही होता है ना जो नेटवर्क के एज पे हो, एंड पे हो, उसके आगे कोई नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं होता। एरिया 2 को स्टब बना सकता हूं क्या? क्यों? वेरी गुड, इसको स्टब नहीं बना सकते क्योंकि R8 से आगे नेटवर्क जुड़ा हुआ है और भी, सो दिस कैन नॉट बी स्टब एरिया। ओके, स्टब एरिया वो है जिस एरिया के आगे और कोई नेटवर्क नहीं है। यहाँ तो ASBR के साथ कनेक्टेड दूसरा ऑटोनॉमस सिस्टम है। सो स्टब एरिया में क्या होता है, अगर मैंने एरिया 1 को स्टब बना दिया तो होगा क्या? तो ये होगा भाई साहब कि यहाँ पर जो LAC टाइप है ना 5 और 4, ये आना बंद हो जाएगी, ये नहीं आएगी। LAC टाइप 5 नहीं आएगी, LAC टाइप 4 नहीं आएगी। तो बोला फिर ये पहुंचेगा कैसे? अगर इसको एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचना है, मान लो R1 को R2 को, तो ये पहुंचेंगे कैसे? बोले उसकी जगह R3 जो है, यानी ये ABR, ये R3 इनको एक डिफॉल्ट रूट भेज देगा। R3 एक डिफॉल्ट रूट भेज देगा R1 और R2 को, और वो डिफॉल्ट रूट तो समझते ही हो, 0000 वाया R3 जो भी है इसका IP। तो ये R3 ने इनको क्यों भेजा? R3 ने इनको भेजा कि देख R1 तेरे पास में कौन कौन से नेटवर्क्स की जानकारी है। तो R1 और R2 बैठते हैं और बोलते हैं गुरुजी हमारे पास ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सब तो है, यानी कि हमारे पास में हमारे एरिया के नेटवर्क्स हैं टाइप 1, टाइप 2 से मिले हुए, दूसरे एरिया के नेटवर्क्स भी हमें पता है टाइप 3 से मिल गए, लेकिन हमें एक्सटर्नल रूट्स का नहीं पता। गुरुजी अब बताओ क्या करें? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफॉल्ट रूट ले लो। अगर आपको अपने ही एरिया में या अपने ही OSPF डोमेन के दूसरे एरिया के नेटवर्क्स तक पहुंचना है वो तो तुम्हें पता ही है, लेकिन अगर एक्सटर्नल नेटवर्क्स तक जाना है तो ये डिफॉल्ट रूट का इस्तेमाल करके तुम ट्रैफिक को ना मेरे पास में भेज दो। तुम ट्रैफिक को मेरे पास भेज दो, मैं ABR हूं, मेरे पास सारी जानकारी रहती है, मेरा एक इंटरफेस बैकबोन एरिया से जुड़ा हुआ है। हमेशा हर ABR का एक इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्टेड रहता ही है। तो बोले एरिया 0 में हमारा इंटरफेस होने के नाते हमें हर चीज के बारे में पता रहता है। So we know everything about external networks. Don't worry, you just forward the traffic to me and I'll make sure that the traffic will reach to external networks. So अगर कोई एक्सटर्नल नेटवर्क में कुछ चेंजेस हुए तो वो चेंजेस जो है वो इस एरिया पे नहीं आएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज अ गुड थिंग। एक तो इनके पास में अब एक्सटर्नल नेटवर्क्स राउटिंग टेबल में नहीं है, तो इनके राउटिंग टेबल का साइज कम हो जाएगा। दूसरा, इनके मतलब एरिया 1 के जो राउटर्स है वो एक्सटर्नल नेटवर्क्स में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उससे ये इम्पैक्ट ही नहीं होंगे क्योंकि इसके पास LAC टाइप 5 आएगी नहीं। तो ये सब स्टब एरिया के कुछ फायदे हुए।
LSA कम हो गए, भाई जितने कम LSA उतना ही बढ़िया। फिर किसी ने कहा अच्छा कुछ खास फायदा लग तो नहीं रहा है, अब आप कह रहे हो तो होगा ही, चलो ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ज्यादा फायदा चाहिए तो दूसरा स्पेशल नेटवर्क एरिया टाइप चूज कर लो, टोटली स्टबी एरिया, ये इस्तेमाल कर लो। तो बोले ये क्या है? बोले ये टोटली स्टबी है, मतलब स्टब का भी स्टब। बोला मतलब what do you mean by that? That means that let's not even have type 3 LSA, okay? Type 3 LSA भी रहने दो, सिर्फ मेरे ही एरिया के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचे बस। बाकी दूसरे एरिया के नेटवर्क्स, अभी मान लो दूसरे एरिया के नेटवर्क में कुछ चेंज हुआ, कोई नेटवर्क डाउन हुआ अप हुआ, तो भी तो ये स्टब एरिया होने के बावजूद इसके पास में अपडेट्स आएगा ना LSA टाइप 3 से, वो भी नहीं चाहिए। अपने OSPF में डोमेन में भी अगर कोई अप डाउन हो रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, हम इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। तो बोला हाँ ठीक है टोटली स्टबी एरिया कर दो। तो उसमें क्या है कि अब आपके राउटर्स के पास सिर्फ अपने एरिया के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी, दूसरे एरिया के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो बोले फिर ये पहुंचेंगे कैसे? जैसे मान लो एक यहाँ पर एरिया 0 में नेटवर्क 10, उस तक जाना है तो R1 कैसे जाएगा? वो 10 का इंफॉर्मेशन इनके पास आएगा ही नहीं। तो बोला नहीं नहीं आएगा, वो क्या है कि डिफॉल्ट रूट आ तो गया, अब और कितना क्या चाहिए तुम्हें? R3 ने कहा भाई तुम ये जो डिफॉल्ट रूट है इसको पहले एक्सटर्नल नेटवर्क्स के लिए यूज कर रहे थे, अब दूसरे एरिया के नेटवर्क्स के लिए भी इसे इस्तेमाल कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले अरे हाँ ये ठीक है, चलो अपने एरिया वाले तो 1 और 2 से मिल ही जाएंगे और दूसरे एरिया वालों तक या एक्सटर्नल नेटवर्क तक सबके लिए डिफॉल्ट रूट ले लें, चलो ये बढ़िया है। तो ये टोटली स्टबी एरिया होता है। अब बोला और बताओ साहब और कुछ स्पेशल है इसमें? तो बोले हाँ एक एरिया और होता है, नॉट सो स्टबी एरिया, NSSA, नॉट सो स्टबी एरिया, मतलब स्टबी तो है पर पूरे तरीके से नहीं। बोला उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये हुआ कि बोले एक दिन हमने जब नेटवर्क बनाया था ना, तो एरिया 2 को हमने बनाया था एक नॉर्मल एरिया, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद हमने इस एरिया को बना दिया था स्टब एरिया, इसको बना दिया था हमने स्टब एरिया। क्यों? क्योंकि हमें इस एरिया के साथ में, मतलब इस एरिया को स्टब बनाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि हमें इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा था, तो हम उसको कंट्रोल करना चाहते थे अपडेट्स को, तो हमने स्टब एरिया बना दिया। फिर हमारे बॉस आए और उन्होंने कहा हमने एक कंपनी एक्वायर कर ली, तो वो कंपनी के साथ में हम कनेक्ट करेंगे, उनका नेटवर्क भी हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो जो है वो R8 से कनेक्टिविटी दे दो। तो मैंने कहा अरे सर नहीं दे सकते, ये तो स्टब एरिया है, ये तो स्टब एरिया है, स्टब एरिया का मतलब इस एरिया से आगे कुछ कनेक्ट नहीं हो सकता। बोले क्यों, उससे मतलब क्या होगा? कर दो, केबल लगाओ, लगा दो, ठोक दो, चला दो ये। तो बोले अरे सर होता क्या है कि इस एरिया के अंदर ये कौन सी एक्सटर्नल रूट्स है, एक्सटर्नल रूट्स कौन से LSA से जाते हैं? LSA टाइप 5, LSA टाइप 5, और स्टब एरिया के अंदर LSA टाइप 5 अलाउ ही नहीं होती है सर। तो OSPF टेक्निकली आपके एक्सटर्नल रूट्स को इस एरिया में रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। तो बोले ओ माय गॉड, तो यार ये स्टब हटा दो ना। बोले नहीं स्टब हमने बनाया था बिकॉज ऑफ सम रीजन, हाउ कैन वी डू दैट, वी शुडंट। बोले फिर क्या करें, कोई तो तरीका निकालो। बोले इसको स्टब भी रहने दो और इसमें एक्सटर्नल रूट्स भी आने दो। तो उसके लिए बोला एक स्पेशल एरिया बनाया है NSSA। NSSA is that special area type, not so stubby area। स्टब है लेकिन इतना भी नहीं, पूरी तरीके से नहीं। बोले इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर होगा ये कि जो एक्सटर्नल रूट्स आ रहे हैं इधर से R8 के ऊपर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, तो R8 अब क्या करेगा? R8 अब ये स्टब एरिया है, NSSA भी स्टब एरिया ही है, हाँ पूरी तरीके से नहीं। बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ नॉट सो स्टब, इट इज स्टब एरिया बट नॉट दैट मच, ओके।
सो सब एरिया है मींस टाइप 5 LSA तो नहीं चलेगी। तो एक्सटर्नल नेटवर्क्स के लिए जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो एक नई LSA टाइप बनाई, LSA टाइप 7। तो LSA टाइप 7 ये जनरेट करेगा एक्सटर्नल नेटवर्क्स के लिए, और LSA टाइप 7 जो है वो आपके ABR तक पहुंचेगी। LSA टाइप 7 ABR तक पहुंचेगी, और ये जो ABR है ये इस LSA टाइप 7 को कन्वर्ट करेगा किसमें, ये LSA टाइप 7 यहां तक पहुंची ABR तक, इस 7 को कन्वर्ट करेगा 5 में, क्योंकि टाइप 7 सिर्फ NSA में ही चलती है। LSA टाइप 7 बाकी जो एरियाज है वो एरियाज में टाइप 7 को समझ में नहीं आएगा, टाइप 7 उनको, तो उनके लिए कन्वर्ट कर देता है टाइप 5 में कि भाई ये नॉर्मल एक्सटर्नल LSA टाइप समझ लेना, तुम्हें क्या लेना देना है उधर क्या चल रहा है। तो टाइप 7 से कन्वर्ट कर देता है ABR टाइप 5 में, और एक्सटर्नल रूट्स को दूसरे एरियाज में भेज देता है। तो NSA जो है उसके अंदर ASBR बन सकता है, स्टब एरिया में ASBR नहीं बन सकता, टोटली स्टबी एरिया में ASBR नहीं बन सकता। सिर्फ NSA जो है वो स्टब रहते हुए भी ASBR को अलाउ करता है, और अलाउ करने के बाद जो एक्सटर्नल रूट्स है उनको एक स्पेशल LSA टाइप 7 से ABR तक भेजता है, और ABR उसको टाइप 5 में कन्वर्ट करके आगे प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो ये है टाइप 7 LSA, NSA या एक्सटर्नल LSA। ओके, और एक और स्पेशल एरिया टाइप है नॉट, नहीं टोटली स्टब एरिया, टोटली स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया, नॉट सो टोटली स्टबी एरिया। ठीक है जी, ऐसे करके ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये भी सेम ही है। NSA टाइप स्टब एरिया में NSA बन गया, टोटली स्टबी एरिया में TSS। सो इंटरव्यू के हिसाब से NSA इज इम्पोर्टेंट, ये पूछते हैं इंटरव्यू, ध्यान रखना। सो विद दैट आई थिंक OSPF के कॉन्सेप्ट्स हमारे इतने ही हैं CCNA में। सो वी आर डन नाउ। लैब करनी है तो फटाफट मैं आपको एक लैब करके दिखा देता हूँ, और इस लैब में हम क्या करेंगे, कुछ एरियाज में डिवाइड कर लेंगे। मल्टी एरिया OSPF करें या सिंगल एरिया OSPF, मल्टी एरिया ही कर लेते हैं, सिंगल एरिया में तो क्या ही मजा आएगा। ओके, सो सिंगल एरिया में तो ये सारे के सारे एरिया 0 में डाल दो राउटिंग में। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हो, करना चाहिए, करना है आपको। मल्टी एरिया में क्या करेंगे कि हम एक, ये जो है ये एरिया 1 में डाल देंगे, ये एरिया 0 में डाल देंगे, ये एरिया 2 में डाल देंगे, ये एरिया 3 में डाल देंगे। ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। सो दिस इज एरिया 1, एरिया 0, एरिया 2, एरिया 3। ओके, सो ऐसा कर लेते हैं। So let's do this. R4 अब ये तो पहले से ही चल ही रहे हैं, इनके अंदर कुछ EIGRP वगैरह हमने चला रखा है, तो देखना है तो शो IP प्रोटोकॉल देख लो क्या चल रहा है इस पे। EIGRP 10 चल रहा है, हाँ। OSPF 1 चल रहा है, हाँ। सब हटा दो, नो राउटर EIGRP 10, नो राउटर OSPF 1। कोई प्रोटोकॉल चल रहा है अभी? नो, ऑल गुड। इंटरफेस पे IP दे रखे हैं, हाँ जी बिल्कुल दे रखे हैं, तो ये समय बच गया हमारा, वेरी गुड। भी चलते हैं
अच्छा, इसमें ये सीरियल और फास्ट इथरनेट दोनों है, तो मैं ये फास्ट इथरनेट यूज नहीं करके सीरियल इंटरफेस यूज करूँ, ठीक है, ताकि हमें टाइप 1 LAC टाइप 1 और 2 में फर्क पता लग जाए। ओके, तो इसका इंटरफेस सीरियल 0 यूज करूंगा, तो इसका गिगबिट इंटरफेस क्या है, शो CDP नेबर। तो R2 की तरफ गिग 0/1 जा रहा है, तो इसको बंद कर देता हूँ। ओके, ठीक है, सिर्फ ये सीरियल चाहिए। अब इसको चाहो तो हटा भी सकते हो, हटा ही दो क्या? अरे ओके, हाँ, अब ये राउटर पे कुछ चल भी रहा है या खत्म हो गया होगा? चल रहा है। All right, so this is serial, this is fast Ethernet. Just because we want to look at some different type of LSAs, I just made it as a serial link. Okay, so let's do the configuration. Configuration में आप networks check कर लो, कौन-कौन से networks चल रहे इधर। जैसे इसके ऊपर इधर कौन सा नेटवर्क चल रहा है सीरियल पे? 11। So just make it 11. This one. And इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? इधर शायद वही अपना 14, 13, 23 है ना, इस टाइप से चला रखे हैं ना हमने। चलो, सो टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ गिग 0/1, इसको हमने डाउन कर दिया है। वेरी गुड। और अब यहाँ चलाना क्या, OSPF। OSPF में राउटर OSPF क्वेश्चन मार्क। तो देखो OSPF के साथ में क्या देना है, एक नंबर देना है जिसको बोला गया है प्रोसेस ID। तो मैंने यहाँ दिया राउटर OSPF 1, प्रोसेस ID 1। मैं इस मोड पे आ गया। अब ये EIGRP में भी नंबर देते थे, वो था ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। यहाँ क्या है, यहाँ है प्रोसेस ID। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर दो राउटर्स में सेम होना चाहिए अगर उनको नेबर बनना है तो। OSPF में प्रोसेस ID सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस राउटर पे जो OSPF का प्रोसेस ID मैंने दिया है वो लोकली सिग्निफिकेंट है, इसका कोई ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब इस राउटर के R4 के प्रोसेस OSPF प्रोसेस ID से दूसरे जो राउटर है उसको कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी लेना देना नहीं होता। इसमें 1 है, दूसरे राउटर में 2 होगा चलेगा, तीसरे में 3 होगा, इधर 4 होगा चलेगा, सेम होगा तो भी चलेगा, डिफरेंट होगा तो भी, क्योंकि ये एक दूसरे से कभी एक्सचेंज करते ही नहीं है प्रोसेस ID का इंफॉर्मेशन। ये दिया क्यों फिर? ये इसलिए दिया कि इसी राउटर 4 पे ही अगर मैं दो OSPF के अलग अलग प्रोसेस चलाऊं तो वो दोनों प्रोसेसेस को अलग रखने के लिए ये है। बोले दो प्रोसेस क्यों चलाओगे रे? बोले ऐसे चलाएंगे कि मान लो यहाँ पर EIGRP की जगह OSPF, पड़ोस में भी क्या चल रहा है भाई, OSPF ही चल रहा है, ठीक है जी। तो इधर भी अगर OSPF चल रहा है, इधर भी अगर OSPF चल रहा है, तो दोनों जो है वो तो फिर सेम ही हो गए। तो बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, इधर वाला जो OSPF है ना, इधर तो मैंने प्रोसेस ID क्या चला रखा है 1, इधर वाले के साथ प्रोसेस ID चला दो 2। तो क्या होगा, OSPF प्रोसेस 2 से जो नेटवर्क्स मिल रहे हैं आ रहे हैं वो 1 की टेबल में नहीं जाएंगे और 1 वाले 2 की टेबल में नहीं जाएंगे। अगर भेजने हैं तो OSPF 1 को OSPF 2 में रिडिस्ट्रीब्यूट करो और OSPF 2 को OSPF 1। यानी कि आपको अगर अलग अलग प्रोसेस चलाने हैं एक ही राउटर पे OSPF के, ताकि आप नेटवर्क्स को अलग अलग मेंटेन कर सको, तो आप ये काम करते हो। और इसका लैब ना CCNA में है ना CCNP में, ये CCIE में हम लोग करते हैं।
आपके सिलेबस से बाहर है, जस्ट समझ लो कि OSPF के प्रोसेस आईडी जो है वो लोकल सिग्निफिकेंट होता है टू द राउटर, ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं है। मल्टीपल OSPF प्रोसेस हम किन सिचुएशंस में चलाते हैं, जब हमें अलग अलग डिवाइसेस के साथ में अलग अलग OSPF डेटाबेस मेंटेन करना है, अलग अलग OSPF नेटवर्क्स मेंटेन करना है। तो नाउ बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। आप ये सारे जो नेटवर्क्स है 172, 10.14, 11.1 ये सबको एडवर्टाइज कर दो कि नेटवर्क कमांड यही यूज करते आए हैं हम लोग अभी तक, 172.16.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। और उसके बाद ये नेटवर्क कौन से एरिया में है भाई, कौन से एरिया में है, इधर जाओ, कौन सा एरिया है, एरिया 1। एरिया 1 में 172 यही है, 172 वाला व्हाटएवर। तो ये एरिया 1 में है, तो इधर एरिया 1। ये वाला नेटवर्क 11 कौन से एरिया में है, एरिया 0 में। ये वाला 14 ये भी 0 में, तो 14 भी 0 में है, 11 भी 0 में है। इनको एडवर्टाइज कर दो 11.1.1.0 एरिया 0, नेटवर्क 10.1.14.0 ये भी एरिया 0। डन। अच्छा जी, अब एक सवाल, इस राउटर पे OSPF की राउटर आईडी क्या होगी? इस राउटर 4 की राउटर आईडी क्या होगी? क्या होगी विशाल? राउटर 4 की राउटर आईडी क्या होगी विशाल? 1 डॉट ऊपर देख IPF4 क्या होगी? यही होगी, ये हाईएस्ट आईपी एड्रेस है ना फिजिकल इंटरफेस इसका। तो राउटर आईडी लूप बैक इंटरफेस नहीं है इधर कोई भी, मैनुअली हमने राउटर आईडी दी है, नहीं दिया हमने, तो क्या होगी भाई, ये होगी। वेरी गुड। तो ये राउटर आईडी है, और कैसे पता लगेगा? शो आईपी प्रोटोकॉल। इसमें देखो राउटर OSPF 1 चल रहा है, राउटर आईडी क्या है, दिख गया? नंबर ऑफ एरियाज इन दिस राउटर कितने कितने एरिया में है भाई, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल एरिया, कोई स्टब कोई NSSA नहीं है। मैक्सिमम पाथ 4 मतलब इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट 4 रास्तों पे करेगा ये 3 नेटवर्क्स को एडवर्टाइज किया है, ये एरिया 1 में और ये 2 एरिया 0 में। ठीक है जी। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज मेरा खुद का इंटरफेस है जो ABR की तरफ जा रहा, जो मतलब मैं खुद ही ABR हूं, बट दिस इज वेयर 172 सॉरी ये वाला 172.16.1.4 दिस इज लाइक a gateway for my LAN network। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स छोड़ दो, इसको कोई खास बात नहीं है। 110 AD है, that is important। show IP OSPF इंटरफेस। OSPF गिगबिट 0x0 पे चल रहा है, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट दिख रहा है, सीरियल पे चल रहा है, नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, एंड गिगबिट 0x2 पे चल रहा है विच इज अगेन ब्रॉडकास्ट। कॉस्ट कितना है? 1। क्यों? क्योंकि लिंक का बैंडविड्थ कितना है, लिंक का बैंडविड्थ कितना है, गिगबिट है ना, ये गिगबिट बोले तो 1000 Mbps, 1000 Mbps का कॉस्ट कितना है, 1। तो इसका मतलब रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी है, 10⁹ ठीक है।
क्या चीज? सीरियल की 64 आई है। सीरियल की बैंडविड्थ कितनी है? 1544। ठीक है, तो 1544 जो है उसको आप फॉर्मूले में रख के और कैलकुलेट कर लो। तो इसमें 1, 10, 100 ऐसे नहीं, क्योंकि सीरियल की बैंडविड्थ जो है वो चेंज होती है, इसलिए 64, 65 ऐसे चलती है, मतलब डिपेंड्स ऑन दैट। हेलो इंटरवल 10, डेड इंटरवल 40 एंड नेक्स्ट हेलो 4 सेकंड बाद जाएगी। प्रोसेस आईडी 1, area 0, this that. So this is also an important command. Show IP OSPF interface. फिर है show IP OSPF neighbor. तो neighbor अभी कोई इसका बना नहीं, इसलिए neighbor कोई अभी इसका दिखा नहीं। ठीक है जी। What else? Show IP OSPF database. Very good. This is the command which will give you the complete map, like show IP AGRP topology. वैसे यहाँ पर show IP OSPF database. डेटाबेस में सारे आपके LSA टाइप्स है। ये देख रहे हो, राउटर LSA, समरी LSA, राउटर LSA. This is for area 0. This is for area 1 because we are on ABR. तो ABR में area 0 के भी राउटर LSA रहेंगे, एरिया 1 के भी राउटर LSA रहेंगे, एंड समरी LSA फॉर एरिया 1, समरी LSA फॉर एरिया 0। ओके, सो दो तरह के LSA दिख रहे हैं अभी इसमें आपको। ठीक है, अभी सिर्फ OSPF इस पे लगा के एडवर्टाइज किए हैं ये लिंक्स, दैट्स इट। कोई नेबर नहीं बना, कोई डेटाबेस इसको किसी और पड़ोसी से मिला नहीं, कोई LSA इसके पास में बाहर से आ नहीं रहे। अभी देखते हैं पूरा OSPF लगाने के बाद क्या पोजीशन रहती है। सो लेट्स टू दिस राउटर R2, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो इसके सीरियल पे लगा दिया जाए एक IP 11.1.1.2 लगा दें। ओके, इंटरफेस की 0/1, 0/0 कौन सा था? चलो ठीक है, लिंक भी नहीं है, बढ़ाओ। Okay, so IP is given. Router OSPF 1. No router EIGRP 10. No router OSPF 1. Okay, क्या पता वो भी लगाओ। क्या पैसिव इंटरफेस? मतलब दिखाएगा ना वो, कोई भी पैसिव इंटरफेस बनाई है तो कौन कौन सी इंटरफेस पे पैसिव लगा रखा है, दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। ओके, कुछ नहीं चल रहा है अभी। राउटर OSPF 1, राउटर ID 2.2.2.2 दे दिया हूं मैं इसको मैनुअली। ठीक है भाई साहब, अब नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो। नेटवर्क कौन कौन से हैं इसके? 23। भाई इधर कौन सा है? 3 और 2 के बीच 23। एक तो ये, एक ये 11, दो ही करने हैं। ये देखो 23 और 11 ये करने। 24 वाला तो लिंक ही बंद कर दिया हमने। So router OSPF 1 network 11.1.1.0
एरिया ये 0, एंटर। अब देखो नेबर बन जाने चाहिए। एक और देख लेते हैं। देखो बन गया नेबर। लोडिंग टू फुल, डन। नेटवर्क 10.1.23.0 done. R2 is done. Show IP OSPF एक कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। शो आईपी प्रोटोकॉल देख रहे थे अभी, शो आईपी ओएसपीएफ। इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो दिखा रहा है, देखो राउटर आईडी क्या है 2222 OSPF 1 schedule this that। इसमें बहुत सारी एडवांस डिटेल्स है। कौन सा एरिया ये, कौन एरिया में है, नंबर ऑफ इंटरफेसेस कितने इस एरिया में, जो ऑथेंटिकेशन चल रहा है, नो एसपीएफ एल्गोरिथम कितने बार चली है अभी तक, 2 बार। एरिया रेंजेस आर, नंबर ऑफ एलएसएस कितना है, समरी दिस दैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सम ऑफ दिस। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, इसमें ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, राउटर आईडी, नंबर ऑफ एरियाज दिस दैट, मैक्सिमम पाथ, कौन कौन से नेटवर्क के लिए राउटिंग कर रहा है ये, ठीक है। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज 4 is this, 2222 is इसका खुद का लूप बैक। ओके, सो इसको छोड़ दो, ये अभी कंफ्यूज वाला ये चीज है, इसको मत समझो, बाकी चीज समझ। सो R2 is done, R4 is done. The same way we will configure R3 and the other router. Show IP protocols. EIGRP is there, so no router EIGRP10, router EIGRP OSPF 2, इसको 2 कर दो। आप जो मर्जी कर सकते हो, चेंज भी ले लो, पर एक्चुअल में क्या है कि बार बार मैं सब पे ही 1 रखता हूँ ताकि मेरे को ना ट्रबल शूट करने में दिक्कत ना हो। अब एक पे 2 रख दें, एक पे 1, एक पे 3, तो फिर देखना पड़ेगा कि इस पे क्या चल रहा है बार बार। ओके, सो OSPF चलने से पहले नो राउटर OSPF 1, मैं एक लूप बैक इंटरफेस बनाता हूँ, लूप बैक 0 इंटरफेस, लूप बैक 0। जैसे ही मैंने कमांड दी, इसने कहा इंटरफेस अब आ गई है भैया। इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया मैंने 3.3.3.3 /32 यानी कि होस्ट एड्रेस। जनरली हम लूप बैक इंटरफेस को /32 का ही सबनेट मास्क देते हैं, because it is considered as a host address. It's not a network, it's a host, only single host. Now router OSPF1 और डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में देखो कौन कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, 13, 23, 192 एंड राइट, ये 3। सो नेटवर्क 10.1.13.0 एरिया 0, 10.1.23.0 एरिया 0। देखो नेबर आ गया ना 2 के साथ। नेटवर्क 192.168.1.0 कौन से एरिया में, ये एरिया 3 में, 192.168 एरिया 3 में। डन। दैट्स इट। अच्छा, लूप बैक को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, करना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि राउटर्स को जब भी हम लोग टेलनेट या एसएसएच या मैनेज करते हैं, तो वो लूप बैक इंटरफेस के आईपी को ही टेलनेट करवा के पहुंचते हैं उन तक। फिजिकल इंटरफेस के आईपीस को हम लोग जनरली यूज नहीं करते मैनेज करने के लिए। ओके, देन लास्ट राउटर R2, R1, whatever it is, R1. Show IP protocols. EIGRP10 चल रहा है, उसको हटा दो, नो राउटर EIGRP10। इंटरफेस लूप बैक 0, IP एड्रेस 1111
राउटर OSPF1, इस पे कौन कौन से इंटरफेसेस एडवर्टाइज करने हैं, ये तीनों। कौन से एरिया में, ये एरिया 0, ये भी एरिया 0, इसको छोड़ दो, ये चाहिए नहीं मैंने, है चलो ये लिंक ही नहीं है। ओके, एरिया 0, नेटवर्क 10.1 13.0, एरिया 0, नेटवर्क 1111। ओके, ऑल इज डन। नेबर भी बन गया, देखो R4 से नेबर बन गया, R3 से नेबर बन गया, R4 से R3 से। अब सब राउटर एक दूसरे के नेबर बन गए क्या, चेक कर लो। R4 पे जाओ, यहाँ देखो, वैसे तो 2 मैसेज दिख ही रहे हैं नेबर के, फिर भी शो IP OSPF नेबर। तो देखो R4 जो है उसका एक नेबर है R1, R4 का एक नेबर है R1 ये रहा, और एक नेबर है R2। सो R1 का राउटर आईडी, R2 का राउटर आईडी, ठीक है जी। R1 पे तो देखो ये क्या कह रहा है, फुल नेबरशिप है और BDR है, R1 इज BDR और फुल नेबरशिप है। लेकिन R2 के साथ जो नेबरशिप है वो सिर्फ फुल कह रहा है, कुछ DR BDR कुछ बोल नहीं रहा है ये। क्यों? क्योंकि ये सीरियल लिंक है, सीरियल लिंक पे DR BDR इलेक्शन होता ही नहीं, ये तो खाली फास्ट इंटरनेट लिंक पे होता है। ओके, तो R4 के 2 नेबर हो गए, R2 के नेबर्स शो IP OSPF नेबर, इसके भी 2 नेबर है भाई। R2 के 2 नेबर कौन है, R4 और R3। R4 जो है वो तो सीरियल लिंक पे, R3 जो है वो फास्ट इंटरनेट लिंक पे, गिगबिट पे। तो उधर DR BDR बन रहे हैं, R3 BDR है और ये खुद DR है। इस लिंक के ऊपर ये BDR और ये DR, और ये जो है ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है ही, तो फुल नेबरशिप। ऐसे ही R3 पे चलिए, शो IP OSPF नेबर्स। तो यहाँ देखोगे कि R1 और R2 के साथ नेबर है R3, R3 R1 और R2। तो R1 और R3 के बीच का जो नेबरशिप है उसमें R1 क्या है, BDR, और R3 और R2 के बीच का नेबरशिप जो है उसके अंदर यहाँ इलेक्शन अलग चलेगा DR BDR का इस लिंक पे, और इस लिंक पे अलग चलेगा। DR BDR इलेक्शन इज ऑलवेज पर लिंक, हर लिंक पे एक DR BDR इलेक्शन चलता है अलग से। ऐसा नहीं कि इन तीनों के बीच में इलेक्शन हो रहा है अभी ना, इन तीनों के बीच में नहीं हो रहा है, इस लिंक पे इन दोनों के बीच और इस लिंक पे इन दोनों के बीच। क्यों? क्योंकि हमारे राउटर के इंटरफेस, अगर एक इंटरफेस पे कितने नेबर हो सकते हैं, वही तो है ना ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। एक इंटरफेस पे मल्टीपल नेबर्स हो सकते हैं, इधर बीच में ये लिंक लगा, निकाल के स्विच लगा दो और फिर उस स्विच से और राउटर्स कनेक्ट कर दो। अगर इंटरफेस ही चेंज हो गया तो फिर तो मतलब ही क्या है। तो वो इधर इस इंटरफेस पे अलग और इस इंटरफेस पे अलग इलेक्शंस चलते हैं। तो DR BDR इलेक्शन इज पर लिंक। सो ये दोनों के बीच नेबरशिप में ये खुद DR बन गया, ये BDR, और ये दोनों के नेबरशिप में ये DR बन गया, ये BDR, ठीक है। तो R2 इज DR एंड R1 इज BDR। तो ये लिंक पे R1 इज BDR, he himself is DR, और इस लिंक पे ये DR और मैं खुद BDR। ओके, ये तो सब हो गया। अभी मेरे को R4 पे जाके डेटाबेस देखना है। शो IP OSPF डेटाबेस, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। लेट्स सी, सबसे पहले राउटर LSA, फिर नेटवर्क LSA, फिर समरी LSA, फिर समरी LSA। ये जो समरी LSA, दिस इज टाइप 3, LSA टाइप 3, राउटर LSA इज व्हाट, टाइप 1, नेटवर्क LSA इज टाइप 2, समरी इज टाइप 3। तो अब ये ABR है, ये ABR के इंटरफेस एरिया 0 में भी है और 1 में भी है, इसलिए एरिया 0 के लिए ये 3 पहले दिखा दिया और फिर एरिया 1 के लिए ये 2 दिखा दिया। एरिया 0 में अब
मैं R4 पे हूं, ध्यान से सुनना, R4 पे हूं, R4 पे R4 ABR है, इसका एक लिंक एरिया 1 में है और 2 लिंक एरिया 0 में है। इस समय R1 पे एरिया 0 की अगर बात करें, R4 पे एरिया 0 की अगर बात करें तो एरिया 0 में देखो इधर सीरियल है और इधर फास्ट इंटरनेट है, तो इसको टाइप 1 भी मिलेगा और टाइप 2 भी मिलेगा। तो टाइप 1 जो है वो देखो किधर से मिल रहा है, 2 इज व्हाट दिस, और ये किधर से मिल रहा है, 3 और 2 जो है उससे डायरेक्टली टाइप नहीं मिलेगा। घूम के एरिया 0 में टाइप 1 टाइप 2 के थ्रू भी, टाइप 1 के थ्रू भी, 2 के थ्रू भी ये इधर से आएगा। सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया। तो R4 के और R2 के बीच तो सीरियल लिंक है। टाइप कौन सा चलता है सीरियल लिंक पे सेम एरिया में, सीरियल लिंक पे 2, ठीक है। तो इधर तो डायरेक्ट चल रहा है ये ठीक है, और टाइप 1 भी चल रहा है और टाइप 3 भी चल रहा है, और इधर एरिया 1 में मेरे पास में क्या है, सिर्फ क्या है 1 और 3। इधर क्या है, फास्ट इंटरनेट लिंक। क्या ये OSPF नेबर है इसका, पीसी तो नेबर नहीं है, पीसी तो नेबर नहीं है। इधर से हेलो आएगा क्या, नहीं आएगा, नेबर नहीं बनेंगे। तो ये इधर हेलो भेज रहा है क्या अभी पीसी की तरफ, क्या ये राउटर हेलो भेज रहा है पीसी की तरफ, भेजता है। पैसिव इंटरफेस जब तक नहीं बनाओगे तब तक हेलो भेजेगा, पैसिव इंटरफेस बनाना पड़ेगा ना इसको। हाँ ठीक है, तो एरिया 1 में इसने अपने डेटाबेस में डाल दिए सारे नेटवर्क्स जो इसको मिल रहे हैं पूरे के पूरे टोपोलॉजी में, इस एरिया से सबको एरिया 1 के डेटाबेस में डाल दिया। सो दिस हाउ यू चेक OSPF डेटाबेस। ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसूंगा, CCNP में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम। शो IP रूट, ये इंपॉर्टेंट है। तो OSPF के नेटवर्क्स को ये किससे दिखाता है, O से। OSPF के इंटर एरिया, किसी और एरिया से जो नेटवर्क्स आ रहे हैं उनको IA, तो आप देख रहे हो इधर OIA मींस OSPF इंटर एरिया रूट है। R4 पे अगर 192 वाला जो आ रहा है वो एरिया 3 का रूट है, तो वो दूसरे एरिया से आया एरिया 0 में, तो वो इंटर एरिया रूट है। ऐसे ही OSPF के रूट्स कौन कौन से हैं वो O से दिखा रहा है, ये देखिए आप, ऑल दीज रूट्स आर OSPF रूट्स, दिस इज OSPF इंटर एरिया रूट्स। और क्या होता है, OSPF एक्सटर्नल राउट कैसे दिखते हैं, तो बोले ये ऐसे दिखेंगे भाई, एक्सटर्नल राउट्स को OE1 OE2 ऐसे E से दिखाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूट करके, और जब OSPF डोमेन में डाल देंगे तो वो E1 E2 रूट्स दिखाएंगे। एक्सटर्नल 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। और इसके अंदर बोले, और इसके अंदर ये भी दिख सकते हैं N1 टाइप और N2 टाइप। OSPF NSA से एक्सटर्नल टाइप 1 और OSPF NSA से एक्सटर्नल टाइप 2। अगर NSA में रीडिस्ट्रीब्यूट किया है तो N1 N2 टाइप, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, तो और बोल बस इतना ही है भाई। अब OSPF का लैब आपको करना है, सिंगल एरिया करना चाहो सिंगल एरिया कर लो, मल्टी एरिया करना चाहो मल्टी एरिया कर लो, ठीक है। OSPF के कुछ कमांड्स, शो IP OSPF, शो IP OSPF नेबर, शो IP OSPF डेटाबेस, शो IP रूट OSPF, शो IP OSPF इंटरफेस, शो IP OSPF डेटाबेस हो गया, इंटरफेस हो गया, नेबर हो गया, that's it,
ये इनकी बॉर्डर आउटर देख लो, बॉर्डर आउटर कौन है बता देगा कि यहाँ कौन है भाई, 3 कौन है, यही है। तो ये बता दिया ABR है, एक ABR4 है, एक 3 है, इस नेटवर्क में 2 ही ABR हैं, तो ये खुद तो एक ABR है ही, ये 3 भी ABR है, यहाँ लिखा हुआ भी आ गया कौन से एरिया में है ये, वो भी आ गया, और किसके बॉर्डर पे है ना, और किससे मिल रहा है। तो कौन सा ये, इसको एरिया 0 के ही थ्रू जानकारी मिल रही है ना इसकी। All right, so any questions guys before we close the session? Any questions? Any doubts?